Good morning and welcome back. टेंस का टेस्ट दिया था भाई गीता अमित आई गोट सेकंड रैंक इन टेंस टेस्ट में एक बार मुझे बताएंगे टेस्ट दिया था सबने कोई ऐसा बच्चा जिसने टेस्ट ना दिया हो रामनिवास मोहित महेंद्र कुमार अनुपम प्रिंस बेटा गुड मॉर्निंग के साथ में मुझे ये भी बता दो हरकेश बाबा सब कुछ हर पर्सन टेस्ट दिया था सैटरडे को यस मैम ओके कितने मार्क्स आए आई गोट फर्स्ट रैंक हाँ सलोनी की तो फर्स्ट रैंक आई है वो तो दोनों में ही आई है मुझे पता और औरों को जानना चाहती हूँ मैं हरकेश 7th रैंक अच्छा अर्पित फर्स्ट रैंक आई है अर्पित की भी पता है मुझे 46 मार्क्स मैम टेस्ट तो दिया था फुल मार्क्स आए अच्छा 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे मैम क्यों भाई 5 क्वेश्चन गलत होंगे 35 कोमल अपने फ़ोन की बढ़ा लीजिए बेटा अब मार्क्स चेक करते हुए तो मुझे तेज नहीं बोलना चाहिए ना 44 आउट ऑफ 50 पर गलत है वैसे तो खैर अच्छी बात है मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं तुम लोगों के वन 185 तेरा क्या होगा गणेश नाम गणेश और नंबर इतने अच्छे मेरी चैटिंग दिखती है चैटिंग तो दिखती है 11th रैंक अच्छा अमित महेंद्र 45 मार्क्स मैम अर्पित अच्छा इजी था तो मुश्किल देने लगे बढ़ा रखिए मैम जी मेरे भी फुल मार्क्स आए हैं मैम अच्छा पता है मुझे किसके आए हैं है ना ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाओ बेटा टेस्ट दिया करो टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे लाने की कोशिश किया करो है ना कितना टेस्ट आता है सोचो यार हम 5 दिन के पढ़ाए हुए में से छठे दिन टेस्ट में अगर फर्स्ट रैंक नहीं ले पा रहे अगर तुम इतने बच्चों में फर्स्ट रैंक नहीं लाओगे कितने बच्चे टेस्ट देते हैं आधे ज्यादा तो देते भी नहीं और फिर उनमें भी अगर हम फर्स्ट सेकंड नहीं आ पा रहे हैं फिर भीड़ का सामना कैसे करेंगे ना तो अच्छी बात ये रहेगी कि टेस्ट दो घबराना भी नहीं है कि अगर कम आ रहे हैं तो घबराना तो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है पर हाँ कोशिश करनी है हर बार एक नई कोशिश करनी है मान लो कि इस बार 10 नंबर आए अगली बार कोशिश करनी है कि यार 12 आए तो 12 सक्सेसफुल हो 15 आए सक्सेसफुल हो क्यों सक्सेसफुल हो कंपेयर करो कि पिछली बार तो 10 आए थे ना है ना तो ऑलवेज मतलब ऐसा प्रोग्रेसिव वे हमेशा अपनाओ मैं ये नहीं कहती कि फर्स्ट ही रैंक लानी है जरूरी वही है अपने आप को इंक्रीमेंट की तरफ जरूर लेके जाना ठीक है तो हमारा टेंस वैसे तो चैप्टर खत्म हो चुका है टेंस की एक लास्ट पार्ट बचता है जो है सिक्वेंसिंग उससे पहले मैं आपको फ्यूचर वगैरह का भी थोड़ा सा इंडिकेट दे देती हूँ हाँ जी यहाँ पर छोड़ा था मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किसी को दिक्कत है क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लास्ट क्लास में मैंने स्लाइड्स भी दी थी और आपको यहाँ पर छोड़ा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शुरू कैसे हुआ बना कैसे एक तो इसके अंदर कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन मिलेगी राइट एक इसके अंदर परफेक्ट मिलेगा परफेक्ट है तो हैज हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो ये तो ठीक है पर पास्ट है इसलिए हैड मिलेगा हैज हैव नहीं मिलेगा ठीक है प्रॉब्लम यहाँ पर भी सेम मिलेगी अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो अदरवाइज तो ये एग्जाम में ही नहीं आएगा पहली बात तो ये है आपने भी देखा होगा कोई भी क्वेश्चन
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से उठ के नहीं आया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए एक हमें दूसरी फॉर्मेशन की नीड पड़ती है। जब तक हमें वो टाइम ना दिया हो तब तक हम पास्ट परफेक्ट में जनरली लिख नहीं पाते। बाकी आपको जो प्रॉब्लम मिलनी है या तो सिंस और फॉर में मिलनी है या फिर ऐसी वर्ब में मिलनी है जिन्हें हम लिख ही नहीं सकते V1 प्लस ING में। मैंने कहा था इनका नेगेटिव स्ट्रक्चर, बेटा ये मैंने आपको वैसे दे दिया था पर फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। आई हैड नॉट बीन, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड, इसका मतलब हैड बीन और V1 प्लस ING ये हमारी पहचान है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। ओके कन्नू आर्या जी, लेकिन आपकी चैट सिर्फ मुझे दिख सकती है, आपस में आप लोग बात नहीं कर सकते। हाँ जी, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। देखो ड्यूरेशन और पॉइंट बिफोर समथिंग इन द पास्ट, इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। कॉन्टिन्यूस है तो ड्यूरेशन तो होगी ही होगी, मतलब कि पास्ट में ऐसी कोई ड्यूरेशन थी और वहां पर हम एक रेफरेंस देना चाहते हैं, है ना, किसी पास्ट की फॉर्मेशन से पहले कोई एक्शन चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए, यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours व्हेन शी फाइनली अराइव्ड। जब वह फाइनली आई तो ये वो पॉइंट है, उससे पहले एक काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा था और वो जो कॉन्टिन्यूसली एक्शन चल रहा था वो यही है कि ये वेट किए जा रहे थे। और हमने कहा कब से, ड्यूरेशन है सिंस और फॉर का, इसलिए मैंने कहा कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो इसमें जब तक ये फॉर्मेशन नहीं होगी ना हमारे पास तो हम इसे बना नहीं पाएंगे, इसलिए एग्जाम में इसके आने के चांसेस जीरो लाइक जीरो हो जाते हैं, है ना। तो फॉर्मेशन कैसा कि जब हम पास्ट में किसी एक्शन को दर्शाएं उससे पहले हमें एक एक्शन को कॉन्टिन्यूस दर्शाना पड़ेगा। उसकी पहचान कैसे होगी, पहचान के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग हम कर सकते हैं, राइट, सिंस और फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। अब सिंस और फॉर के प्रयोग से हमें समझ में आ जाएगा कि ये लिखना तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। अगर हमें ये पॉइंट दिया हो, देखो आपको पता होना चाहिए, मैं अभी सीक्वेंसिंग पढ़ाऊंगी, सीक्वेंसिंग से क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा क्लोज मेन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन। क्या, अगर हमारा मेन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होगा, दोनों पास्ट होंगे। आप किसी सीक्वेंसिंग को बिगाड़ नहीं सकते। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीक्वेंसिंग से आते हैं जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सीक्वेंसिंग क्या होती है, दो क्लोज के बारे में होती है। कई बार क्या होता है बच्चे फटाफट फटाफट पढ़ के निकल जाते हैं, पर उन्हें बहुत जरूरी होता है पूरे सेंटेंस का टेस्ट टेंस चेक करें। पूरे सेंटेंस में पास्ट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और पास्ट सबसे इजी होता है कि दोनों ही पास्ट में रहेंगी। बट हाँ, एक कंडीशनल फॉर्मेशन है जहां प्रेजेंट और फ्यूचर फंस जाता है, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्लियर। अब और देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। दे वर टॉकिंग फॉर ओवर एन आर बिफोर टोनी अराइव्ड। तो हमें इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। अब आपको अगर ये लगे बेटा कि मैम नहीं हमें तो दे हैव बीन, अगर आप फोर से इंडिकेट करना चाहती हो तो मैम हम तो दे हैव बीन टॉकिंग लगाना चाहते हैं, तो मत करिएगा ऐसा, क्योंकि इस टेंस की सीक्वेंसिंग क्या है, देखिए ना, V2 है, पास्ट है बेटा, पास्ट है। तो इस सेंस या फोर की वजह से यहाँ पर हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। शी वर वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years। अगर इतना होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर हमारी दिक्कत ये है कि हमने देखा कि हमारा दूसरा जो क्लोज हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर V2 है। बेटा अगर V2 है तो क्या मैं इस सिंस और फॉर के साथ हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती। तो मेरी प्रॉब्लम है कि पास्ट है तो मुझे पास्ट ही लगाना पड़ेगा, और पास्ट ही लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि हैड बीन वर्किंग करना पड़ेगा। किए थे तुमने, घर से दिए थे मैंने करने के लिए, किया था भाई। फाइन, पहचाने कैसे, तो पहचानने का तरीका हो गया। अब इसमें भी मैंने देखा
कि यू रीच्ड है तो यू आर वेटिंग नहीं होना चाहिए. माइक वांटेड टू सिट डाउन बिकॉज ही हैड बीन स्टैंडिंग फॉर मॉर्निंग. तो ये क्या फॉर मॉर्निंग लिखना ठीक है मेरा. करने के लिए दिए थे मैंने, किए थे या नहीं करे थे. सिंस मॉर्निंग होगा. जेम्स वॉज टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर. फिर गलत है. जैसन वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग सिंस 2 hours. अब मैंने देखा, देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि 2 hours दिए हों तो सिंस का प्रयोग नहीं करते ड्यूरेशन के लिए. किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं. सैम गेन्ड वेट बिकॉज ही वॉज ओवर ईटिंग फॉर मैनी ईयर्स. फोर के बाद मैनी ईयर्स लगा ठीक है, बट जब भी टाइम इंडिकेशन सिंस और फोर हो तो प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करना. अब मुझे कैसे पता प्रेजेंट या पास्ट? बेटा अगर आपका क्लोज पास्ट में लिखा है तो फिर पास्ट में यूज करिए. आगे देखिए. बेटी फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट अटेंडिंग क्लास सिंस मार्च. मैंने कहा टाइम दिया है सिंस और फोर, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा. पर मैंने कहा यहाँ तो V2 लगा है. पास्ट और पास्ट मैंने अभी समझाया आपको, दोनों क्लोज में पास्ट और पास्ट होना चाहिए. हाँ प्रेजेंट और फ्यूचर का खेल बनता है कि एक प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर में. यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो सकती है, ये आपको मैंने सिखाया भी था है ना जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिखा रही थी. तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन सकती है, बट इसका जो फॉर्मेशन है पास्ट का पास्ट ही रहेगा. तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर प्रेजेंट लगा दे. हैड बीन अटेंडिंग. और देख लीजिए, वी वर स्लीपिंग फॉर 12 hours. ये भैया टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है तो ये कॉन्टिन्यूस बन बनाइए. वी हैड बीन स्लीपिंग. भाई सबको क्लियर है ना ये. दे वर वेटिंग एट द स्टेडियम फॉर 90. इसको हटाइए. हैड बीन. किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही मैम? जल्दी जल्दी हो रहा है. फिर मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स जिन्हें V1 प्लस ING में नहीं लिखा जाता, जैसे ही हैड बीन रिमेम्बरिंग, गलत है. तो इसको क्या करूं फिर? इसका क्या करना चाहिए फिर मुझे? क्या रिमेम्बर एक ऐसी वर्ब है जिसे मेन वर्ब में ING के रूप में लिखना चाहिए? जी भाई बिल्कुल सफिशिएंट है. SSC वसएससी जो भी आप देना चाह रहे हैं CPO के लिए. मीनाक्षी पढ़ते जाइए बस. हैड रिमेम्बर्ड. वेरी गुड उषा. अर्पित बेटा सब बच्चे बता देंगे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा मैम बिल्कुल. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसका कॉन्टिन्यूस हटाना पड़ेगा. एक पीछे चले जाता है ना, कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए हमें तो भाई, बात ये है. तो कौन सा टेंस बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म. तो हैड तो यहाँ है पर थर्ड फॉर्म लगानी है. अब अंजलि की तरह मत करिएगा मैम, बीन रख लेते हैं, रिमेंबर को हटा देते हैं. रिमेंबर की थर्ड फॉर्म बनानी है. क्लियर? सुर भी नहीं बेटा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा. देखिएगा आगे. द मोटरसाइकिल वॉज बिलोंगिंग टू जॉर्ज फॉर ईयर्स बिफोर टीना बॉट इट. फिर से मैंने कहा नहीं यार कॉन्टिन्यूस मत बनाइए, पास्ट परफेक्ट बनाइए. मैं ना आगे बढ़ती हूँ, ये सब आपने कर लिया होगा, ये सब आपको याद होंगी.
उम्मीद करती हूँ इन्हें आईएनजी में नहीं लिखते, इनको इनसे पीछे वाले टेंस को लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में लिख दीजिएगा। हाँ जी, अब बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस की अगर बात करूं मैं, तो ये एज सच कुछ है नहीं। कुछ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता फ्यूचर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्यूचर टेंस का एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है जो है सिक्वेंसिंग के बेस पर। मैं एक बार इनके वो जरूर बता देती हूँ आपको कि फॉर्मेशन क्या है, और बाकी हम थोड़ा बढ़ते हैं सिक्वेंसिंग की तरफ। फ्यूचर टेंस में एज सच कुछ भी नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए हमें कुछ डीप में जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट और पास्ट है। प्रेजेंट और पास्ट के खत्म होने से हमारा 90% टेंस खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वो दोनों कंप्लीट हो गए, आपने उसको पढ़ भी लिया। सिक्वेंसिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम करेंगे। फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस का मतलब है कि अब तक हमने 3 लाइनों की बात करी थी। 2 लाइन प्रेजेंट और पास्ट हमने डिस्कस कर ली है। अब कुछ एक्शन जो हमें ना आज करने ना कल किए थे, हम आने वाले कल में करने वाले हैं। जो काम आप आगे आने वाले समय में करने वाले हैं उसे फ्यूचर कहते हैं। और फ्यूचर जैसे हम मॉडल में कहते हैं ना यार, विल शैल प्लस बेयर इन्फिनिटी, इसी तरह मॉडल भी, मॉडल आप फ्यूचर ही कह लीजिए, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहला टेंस फॉर्मेशन में बता देती हूँ, कभी कोई बच्चा ऐसा हो जिसने बचपन में ना पढ़ी हो तो वो एकदम से याद ही ना रख पाए। फ्यूचर का मतलब है कि आपको जो काम है आगे आने वाले समय में करना है। तो बेटा फ्यूचर इनडेफिनिट की पहचान है कि विल शैल तो आएगा ही आएगा, प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट एज सच कुछ भी नहीं, मॉडल है। और मॉडल के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, V1 भी बिना SES का, है ना। मैंने कहा ही विल गो टू आगरा सून, ही सब्जेक्ट, विल शेल फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल कह लें, प्लस V1 बिना SES की, ध्यान रखिए, ही विल गो टू आगरा सून। अब मैंने कहा नेगेटिव बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट लगा देंगे, आई शेल। आई के साथ शेल का यूज किया जाता है, पर मॉडर्न इंग्लिश में आजकल जो है कोई ऐसा डिफरेंस रहा नहीं, आई के साथ आपको विल भी देखने को मिल जाएगा। आई शेल नोट गो टू आगरा। अब मैंने कहा इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो शेल और विल है उसको आगे ले जाऊंगी, विल ही टॉक टू यू टुमारो। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एक्शन ना इस फील्ड में लिखा जाना है ना इस फील्ड में लिखा जाना है, इस लाइन से आगे वाली लाइन में लिखा जाना है। इसके लिए आने वाले कल की इंग्लिश चाहिए, और आने वाले कल की इंग्लिश क्या हो सकती है बेटा? जैसे लास्ट वीक था, पास्ट जब हम पढ़े थे तो हमने लास्ट वीक पढ़ा था, लास्ट मंथ पढ़ा था, लास्ट ईयर, यस्टरडे पढ़ी थी। तो अब अगला पढ़ लेंगे यार, पिछले की बजाय आप अगला कर दीजिए। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट ईयर। लेटर मतलब बाद में ही होता है। टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे जो बीत गया कल, सून मतलब जल्द ही, आने वाले समय में, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इन 10 मिनट्स मतलब अगली 10 मिनट में, अगले सैटरडे, अगले वीकेंड। तो ये हमारी कुछ एडवर्ब है जो फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखाती हैं। जैसे पास्ट की भी थी, प्रेजेंट की भी थी, तो भाई फ्यूचर के भी कुछ वर्ड तो होंगे ना जो बताएंगे। तो इन्होंने कहा हम भी बताएंगे, हमने इनको परमिशन दे दी कि बता लो भाई। ऐसे तुम क्या बताओगे, हमें पता ही है। क्या हमें क्या पता नहीं कि फ्यूचर को कैसे बोलते हैं? देखो, आई गो टू स्कूल टुमारो। अब हमने जैसे ही देखा कि हमारी जो एडवर्ब है टुमारो दिख रही है यहाँ पर, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला पल आकर ही रहेगा। तो जब ये आएगा तो डेफिनेटली इस लाइन से बाद आने वाला है,
तो ये फ्यूचर है। फ्यूचर की पहचान क्या बताई? विल शैल प्लस गो। शी बॉट अ न्यू लैपटॉप सून, जल्द ही। तो जल्द ही चाहे जल्दी 2 मिनट बाद की हो, रहेगी तो फ्यूचर में ही ना, जल्द ही ऐसा करने वाली है। शी विल बाय, विल शैल प्लस V1। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे जरा। He married her next week, next Monday। तो जब नेक्स्ट मंडे है तो फ्यूचर है, नेक्स्ट वीक है तो फ्यूचर है। तो जब फ्यूचर है तो हमें फ्यूचर में लिखना चाहिए, और फ्यूचर में लिखेंगे जरा फ्यूचर इंडेफिनिट। ही विल मैरी, वी डिडंट बाय न्यू क्लोथ्स। नेगेटिव भी बनाना है, कभी सोचो। हाँ जी, क्लियर। सब लोग नहीं लिख सकते क्या कमेंट? समस्या? बहुत इजी बातें हैं ये तो, कुछ है ही नहीं, एकदम इजी है। और देखिए, फिर मैंने कहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्टिन्यूस चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? V1 प्लस ING। ठीक है, अब मैंने कहा फ्यूचर है तो चलो विल शैल प्लस V1 होना चाहिए। अब मैंने कहा V1 ठीक है, ये भी V1 ठीक है, पर V1 ING को, सॉरी V1 प्लस ING को भी तो B का फॉर्म चाहिए। तो B का V1 कौन सा होता है? मॉडल की बात तो B ही लगती है। तो इसका फॉर्मेशन हो गया हमारा सब्जेक्ट विल शैल, जो कि फ्यूचर इंडिकेशन है, B प्लस ING। तो फॉर बेसिकली ही विल बी गोइंग टू आगरा सून। ठीक है, विल प्लस बी प्लस ING की वजह से कॉन्टिन्यूस, और विल प्लस V1 की वजह से फ्यूचर। कौन सा टेंस बनाना था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन गया। विल प्लस V1 क्या होता है? फ्यूचर ना। अब ING बनाना है तो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब ये बहुत इजी चीजें हैं, कोई एग्जाम में भी नहीं आती है, बट ठीक है हम लोग फॉर्मेशन तो समझ लेते हैं एटलीस्ट। आई शैल नॉट बी गोइंग टू आगरा। आई शैल नॉट बी गोइंग टू आगरा, कैसा फॉर्मेशन है? शैल बी ING, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आगे देखिए, मैंने कहा शैल आई बी गोइंग टू आगरा, शैल बी ING, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। बस। अब इसका एक फॉर्मेशन समझते हैं। वैसे तो हम इसको सीक्वेंसिंग में समझते हैं, छोड़ो। मैं एक और फॉर्मेशन बता देती हूँ। फ्यूचर पहचान देखो, चलो सिर्फ समझ लो कि क्या कहना चाह रही हूँ। वी विल बी हैविंग डिनर व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स। देखो, हम ये कहना चाहते हैं फ्यूचर का मतलब क्या है? जब फिल्म शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरी बात सुनी, से छोड़िए। मान लो हमने टीवी पे देखा कि अवतार मूवी आने वाली है रात को 9 बजे, ट्यूसडे को। आज मंडे है ना, ट्यूसडे को। और आपका जो 9 बजे टाइम रहता है, आपका आपकी फैमिली का 9 बजे खाना खाने का टाइम है। अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, अरे यार जब कल जब मूवी आएगी 9 बजे जो भी आने वाली, उस समय तो हम खाना खा रहे होंगे।
तो क्या कहना चाह रहे हैं, मूवी भी आई है? नहीं, मूवी भी आएगी, फिल्म भी अभी स्टार्ट होगी, कब? फ्यूचर में। और आप जो खाना खा रहे होंगे ऐसा बोल रहे हैं, ये भी फ्यूचर में ही होने वाला है। पर उस टाइम पे आपका जो एक्शन है, खाना खा रहे होंगे, दैट विल बी इन कॉन्टिन्यूस। खाना खाना कोई माइक्रो सेकेंड प्रोसेस नहीं है, नहीं कि खाना खाया, वैसा प्रोसेस नहीं है था, ताकि फिल्म स्टार्ट हो रही हुई होगी और हम लोग खाना खा रहे होंगे। तो दोनों एक्शन अभी तो हुए नहीं है, दोनों ही फ्यूचर के हैं। ट्यूसडे है कल, रात को 9 बजे अवतार मूवी आएगी और 9 बजे ही आप खाना खा रहे होंगे। तो मैंने कहा वी शैल बी हैविंग डिनर, हम खाना खा रहे होंगे। अब हमने कहा सबॉर्डिनेट क्लोज में क्या काम कर रहा होगा, द फिल्म स्टार्ट्स। आपका मन करेगा ये कहने का, द फिल्म विल स्टार्ट, ऐसा, क्योंकि मैम मूवी भी तो शुरू होगी। इसे ही कहते हैं सीक्वेंसिंग। ये बनती है हमारी सेकंड सीक्वेंसिंग, जब दोनों एक्शन फ्यूचर में हो रहे हो। तो एक एक्शन जरूरी नहीं कि हम उसका विल शैल लगाएं, उसे हम कॉमनली भी रख सकते हैं। अंडरस्टूड है इस फॉर्मेशन से कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ये अंडरस्टूड है कि ये एक्शन भी अभी हुआ नहीं है। इस एक्शन से ही, इस मेन क्लोज से ही हम इस बात का आइडिया लगा देते हैं कि ये दोनों ही एक्शन फ्यूचर में होंगे। ठीक है जी, वी विल बी हैविंग डिनर व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स। आपको लगेगा कि गलत है, पर ध्यान रखिए जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज है हम उसको रख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक एक्शन के साथ, सिर्फ हमारे मेन क्लोज के साथ हम फ्यूचर लिख सकते हैं। तो इस टाइप का सेंटेंस रहा। दोबारा समझाऊंगी, अभी 2 मिनट बाद शुरू होने वाला है। टेक योर अम्ब्रेला, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न। जब तुम लौटोगे तो बारिश हो रही होगी। देखिए विल बी रेनिंग कैसे लिखा मैंने, फ्यूचर में। बारिश होना कोई 1 सेकंड का प्रोसेस नहीं है, इसलिए उसको कॉन्टिन्यूस में लिखा है फ्यूचर, पर आप सिर्फ फ्यूचर समझिए। ये किस में लिखा है, प्रेजेंट में। मैं तो आपकी क्लास लूंगा मैम 9 बजे। ना खाना खाना, ना अवतार मूवी देखनी। सो स्वीट यार, सो नाइस। हाँ जी, कहाँ थे हम? मैंने कहा ऐसे फॉर्मेशन जब दोनों ही होने तो फ्यूचर में वाले हैं। बोले कि छाता ले जा, जब तू लौटे बारिश हो रही होगी। जब तू लौटेगा तो बारिश हो रही हो सकता है यार, इट विल बी रेनिंग, तो जब तू लौटेगा तो बारिश हो रही होगी। वैसे तो दोनों एक्शन फ्यूचर में है, पर मैंने कहा इसे कहते हैं टेंस की सीक्वेंसिंग। आपने मेन क्लोज को फ्यूचर में रख लिया, आप इसे प्रेजेंट में लिख सकते हैं, पर ये फॉर्मेशन पास्ट के साथ नहीं खेली जाती। पास्ट दोनों ही सेक्शन में पास्ट रहता है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है फ्यूचर और प्रेजेंट का। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा मैम, विल तो होने ही वाला है, परफेक्ट है तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म होने वाली है। ये फॉर्मेशन कौन सी है, फ्यूचर परफेक्ट की है। ख्याली पुलाव पकाना है मैम। हाँ, ख्याली पुलाव कह लीजिए, ऐसा हो रहा होगा जब तू ऐसा कर रहे होंगे, तो ये सब फ्यूचर है। सारा फ्यूचर ही भैया ख्याली पुलाव है। नेगेटिव कहा तो मैंने शेल के साथ नोट लगाया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो लगानी ही थी, नॉट अ बिग डील। मैंने कहा शैल हैव गोन, शेल लगाना, हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो लगानी है। ये हमारा टेंस हो गया फ्यूचर। आगे देखिएगा, आई शेल हैव स्लेप्ट 8 years, 8 hours सॉरी। आई शेल हैव स्लेप्ट, शेल हैव थर्ड फॉर्म। मैंने कहा द प्लांट विल हैव ग्रोन, हेनरी विल हैव रन बाय 10 o'clock। सब सब फ्यूचर है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बाय द टाइम के साथ। बाय द टाइम के साथ एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, क्या आप उसे लिख सकते हैं? मैंने आपको बाय द टाइम, एक बाय द टाइम था कि पास्ट का, एक बाय द टाइम है प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफरेंस मानकर फ्यूचर परफेक्ट का। सोचिए ना, जब तुम आओगे तो हम सो रहे होंगे, जब तुम आओगे। अभी पढ़ा के आई हूँ, बाय द टाइम किसको इंडिकेट करता है, डेडलाइन को इंडिकेट कर रहा है। और डेडलाइन हो सकता है फ्यूचर के लिए हो। जो मैंने परसों पढ़ाई थी, 3-4 दिन पहले पढ़ाई थी, जो भी पास्ट पढ़ रहे थे हम, तब पढ़ाई थी तो एक पास्ट की बाय द टाइम थी। यहाँ पर फ्यूचर का भी हो सकता है कि जब तुम 5 साल बाद लौटोगे तो
ये लड़का काफी बड़ा हो चुका होगा। जब तुम शाम को लौटोगे तो हम तो सो चुके होंगे। तो ये जो सो चुके होंगे, सो चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। आप जिसको रेफरेंस बना रहे हैं कि जब तुम शाम को लौटोगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इमेजिनेशन आपकी ऐसी है। पहली बात तो बैठकर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कौन सा एक्शन की, फ्यूचर के एक्शन की अभी बैठकर कर रहे हैं। तो भैया जो आपका काम होगा वो हो चुका होगा, इसीलिए उसे परफेक्ट में लिखा। भाई जब तुम लौटोगे हम तो सो चुके होंगे, तो वो फ्यूचर परफेक्ट है। मैंने कुछ कहा था आपको बाय द टाइम के साथ, मैंने आपको पास्ट लिखने के लिए कहा, लिखा नहीं किसी ने अभी तक। ये मैंने देखा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तरुण आप लास्ट में कर सकते हो कमेंट। आपका कमेंट शो नहीं हो रहा है, पर मैं पढ़ाई के बीच में तो तरुण को लेके नहीं बैठ सकती ना। सॉरी बेटा, बेशक आपको बुरा लगे, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। प्लीज, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर है मेरे हाथ में। हाँ, बाय द टाइम मैम, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड अर्पित। और कोई आंसर देने पर ध्यान लगाइए। बाय द टाइम, भाई जो पीछे पढ़ा चुके हैं 5 क्लास में, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट मैम, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, राइट। बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को समझाया था। याद आ गया अब तो। हैड बीन इंडेफिनिट बेटा ऐसे नहीं बोलते, चाले नहीं ऐसे बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट। बस बाय द टाइम था हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट था। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट जरूर है, इंडेफिनिट जरूर है, पर ये हमारा टाइम एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट ना होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। याद आ गया होगा अब तो। अब ये पढ़ लीजिए या अब सिक्वेंसिंग में पढ़ लीजिए, बात सेम ही है। देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस, जिससे 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी टेंस की, और टेंस की प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मैं सिर्फ आंसर बताऊं, करके तो आप बताएं। तो कल की क्लास में जितने पिछली क्लास सारा एकदम मतलब पूरा अच्छे से दिमाग में याद होना चाहिए यार, है ना। कोई इतने तो चैप्टर नहीं है, याद नहीं कर पाएंगे। देखिए सीक्वेंसिंग क्या होती है। किसी भी सेंटेंस में अगर 2 क्लोज हैं, एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। अब आप कहेंगे मैम मेन क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। समझिए, मेन क्लोज वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं, मतलब कि ऐसे याद कर लो, छोड़ो। मेन क्लोज के साथ ना कुछ भी इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, कुछ भी फालतू ना लगा नहीं मिलेगा। ये अपने साथ लगवाता ही नहीं, कहता मैं मेन हूं, मैं किसी किसी को अपने साथ में लगवाऊंगा। मेन क्लोज के साथ आपको कुछ भी फालतू का वर्ड लगा नहीं मिलेगा। सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ मिलेगा। अब क्लोज क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्मेशन को क्लोज कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्मेशन को ही क्लोज कहते हैं। और अगर कहीं पर आपको 2 क्लोज मिले हो, तो उनमें से एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा और एक आपका मेन क्लोज बनेगा। पहले तो हम यही पहचानना सीख जाते हैं कि कौन सा सबऑर्डिनेट है, कौन सा मेन। I'll buy a new video game for you if you will win the award। देखो, मैंने कहा आई विल बाय अ न्यू वीडियो गेम। चलो फॉर यू को भी कर लो, वैसे तो मुझे लगता है सिर्फ वर्ब को देख लेते हैं। आई विल बाय अ न्यू वीडियो गेम, तो वर्ब हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब। ये हमारा मेन क्लोज होगा बेटा। अब यहाँ पर जहां पर इफ लगा है, इफ लगा है, तो ये अगला जो सब्जेक्ट है और विल विन है, यहाँ पर ये वर्ब है,
ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। कैसे पहचानने को कहा है मैंने? जिसके साथ ये फालतू वर्ड लगा हो, कंडीशन लगी हो, कुछ मतलब कुछ भी लगा हो यार। मेन क्लोज ना अपने साथ कुछ नहीं चिपकाता। वो कहता है मैं मेन हूं, मेरे साथ कुछ नहीं चाहिए मुझे चिपकना। वी विल गो टू बीच सिंस द सन शाइन टुडे। टुडे तो बेटा सिंस वर्ड लगा है। दोनों क्लोजेस को अटैच करने के लिए जिस वर्ड का यूज होगा, और वो वर्ड जिस क्लोज से पहले यूज होगा, वो तो होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। और एक ऐसा क्लोज जो अपने साथ कुछ नहीं लेगा, उसे कहेंगे मेन क्लोज। बताइए समझ में आई मेरी बात? पहचानना सीख जाइए। पहचानेंगे तभी तो रूल अप्लाई कर पाएंगे यार। तभी तो देख पाएंगे कौन सा प्रेजेंट में, कौन सा फ्यूचर में। अगले में बताइए। बस इतना बताइए मुझे, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है, कौन सा मेन क्लोज? कल बिना पढ़े और पूरा टेंस एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी प्रैक्टिस के लिए आइएगा तैयार होके। बताओ बेटा, दोनों में मुझे बताओ। अगर हम ये सीख जाएं कौन सा मेन और कौन सा सबऑर्डिनेट, फिर तो हम देख लेंगे दोनों चीजें। कौन सा मेन है, कौन सा सबऑर्डिनेट? उषा, सुनील, शालिनी, मनीषा, अनुज। भाई मैं सबका वेट कर रही हूँ, इतने सारे बच्चे लाइव हैं। या फिर ये लिख दीजिए मैम हम नहीं पहचान सकते। जिसको नहीं आ रहा वो ये लिख दो कि मुझे नहीं पता। मैं दोबारा तो बताऊं कम से कम। चलो, मुझे लगता है सबको ही समझ में आ गया है। फिर अगर हमें समझ में आ गया है तो आगे चलना चाहिए। When she is sick, her teacher gave the exam. Gave the exam, चलो ठीक है। when लगा है, जिसके साथ भी when लगा है उसके साथ जो क्लोज है, सब्जेक्ट और वर्ब है, वो किस में है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसके अलावा जो है वो मेन क्लोज है। मैंने कहा आई अपोलोजाइज टू यू बिकॉज मॉम सेज सो। बिकॉज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है। तो मैंने कहा जिसके साथ कुछ नहीं लगा वो तो मेन है, और जिसके साथ ए बी सी डी कुछ भी लगा है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, राइट? और देख लें, द मोमेंट व्हेन द बैलून बर्स्ट वाज ग्रेट। इसमें क्या करें? आफ्टर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड वी विल रेस्ट। बनाइए कौन सा मेन है, कौन सा सबऑर्डिनेट? थोड़ा ध्यान से, पूरी डेफिनेशन याद नहीं रखेंगे तो समस्या हो जाएगी।
द मोमेंट व्हेन द बलून बर्स्ट वाज ग्रेट। द मोमेंट मेन है, पर द मोमेंट के साथ तो सब्जेक्ट है, वर्ब है ही नहीं। इसकी वर्ब कहाँ है? मैंने कहा ना क्लोज का मतलब क्या होता है बेटा, क्लोज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ चलो, व्हेन के बाद जो भी है, द बलून बर्स्ट, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। आपने कहा कि मैम ये जो बलून बर्स्ट है इससे पहले सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, और ये हमारा व्हेन है, तो व्हेन के आगे लगा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। पर आपका, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जो द मोमेंट है मैम ये हमारा मेन क्लोज है, तो आप गलत कह रहे हैं। क्लोज होता है सब्जेक्ट और वर्ब। इस द मोमेंट के साथ आपको वॉज ग्रेट को भी मिलाना पड़ेगा। मैं दोबारा बना देती हूँ, देखो देखना आराम से। एक तो है ये, पूरा तो बनाना पड़ेगा। द मोमेंट सब्जेक्ट, लिखने का फॉर्मेशन बदल गया है। ये है हमारा मेन क्लोज, और ये बच गया जो, ऐसा भी हो सकता है। दिमाग को खुला रखें। चलो, आफ्टर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, आफ्टर के बाद जो लगा है सब्जेक्ट और वर्ब वो तो होगा सबऑर्डिनेट क्लोज, जो बच गया वो होगा मेन क्लोज। व्हेन द टाइड विल बी हाई द बोट्स विल लीव, व्हेन के साथ जो आया है सब्जेक्ट और वर्ब, सबऑर्डिनेट क्लोज, जो बिना किसी ABCD के है वो मेन क्लोज। व्हेन दे नॉक ऑन द डोर, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो जो व्हेन के साथ आया है वो सबऑर्डिनेट क्लोज, जो बिना व्हेन के आया है वो मेन क्लोज। अ थीफ एंटर्ड द रूम, बिना किसी फॉर्मेशन के मेन क्लोज, जो व्हेन के साथ आया है वो सबऑर्डिनेट क्लोज। दे विल हेल्प यू, बिना किसी टेंशन के आया है मेन क्लोज, व्हेन के साथ जो अटैच है वो सबऑर्डिनेट क्लोज। वी शिल रिप्लेस इट, कोई इफ बट नहीं नजर आ रहा वी से पहले, मेन क्लोज। यहाँ पर इफ बट व्हेन बिकॉज कुछ भी हो तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज। मैंने कहा दे आस्क्ड मी, बिना किसी टेंशन के है, इस सब्जेक्ट से पहले कुछ भी नहीं, तो मेन क्लोज। अगर है तो सबऑर्डिनेट क्लोज। I shall accompany in case you will get into some trouble, बेटा I shall accompany सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, मेन क्लोज। अब आप सोचेंगे मैम इन केस क्या है, इन केस इज इक्वल टू इफ, तो जिसके साथ भी ये लगा है ये वाला सबऑर्डिनेट क्लोज है। He says that he went for a walk, तो इसके साथ कुछ नहीं लगा तो ये मेन क्लोज है। इसके साथ डैट लगा है यार ही से पहले, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। चलिए जी वापस आते हैं। मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज पहचानना सीख गए? सीख गए जी। चलो, अब सीखने के बाद कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, अगली कहानी शुरू होती है कि हमें सिक्वेंसिंग चेक करनी होगी। सिक्वेंसिंग चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेन क्लोज किस में लिखा है और सबऑर्डिनेट क्लोज किस में लिखा है। बेटा ध्यान रखिए, अगर हमारा मेन क्लोज फ्यूचर में है तो वहां पर गारंटेड सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में होगा, जो हम अभी पढ़ के आए थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था ना इसका एक दूसरा नाम है, सिक्वेंसिंग में भी हम इसको पढ़ते हैं। एक हमारे लिए सबसे इजी बात हो जाती है जब बात आती है पास्ट की, इससे ही सबसे ज्यादा 90% क्वेश्चन आते हैं पास्ट से ही, और ये सबसे ज्यादा इजी भी है। मेन क्लोज भी पास्ट में रहेगा और सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में रहेगा। बताओ, इसमें तो कोई फॉर्मेशन में गलती हो ही नहीं सकती हमसे, हो सकती है? अब अगली बात और ध्यान रखिए, इसका भी एक हिंट बताती हूँ।
आप सिर्फ ये चेक करिएगा कहीं पर भी ऐसे वर्ड दिख जाए ना, इफ है, डैट है, इन केस है, व्हेन है, कोई भी वर्ड है ऐसा जो कंडीशनल बना रहा है किसी चीज को, उसके आगे कभी भी फ्यूचर नहीं आ सकता। ध्यान रखिए, कोई भी वर्ड है, इफ है, अनलेस है, अनटिल है, इन केस है, डेट है, तो कभी भी विल शेल को मत बख्शिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा, बख्श दीजिएगा उसको और कह दीजिएगा तू जा भैया यहाँ से, तू यहाँ नहीं रह सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी कोई कंडीशनल वर्ड आ जाए उसके बाद क्या नहीं लगा दिख सकता आपको, विल शेल नहीं लगा दिख सकता। प्रेजेंट अगर लगा है, फ्यूचर को देखकर मेन क्लोज में उसको फ्यूचर करने की गलती नहीं करनी है। यही हमारा फ्यूचर टेंस है, यही हमारी सीक्वेंसिंग है। फ्यूचर को देखकर फ्यूचर बनाने की गलती नहीं करनी है। पास्ट को देखकर पास्ट जरूर बनाना है, पर बाई चांस, वैसे तो ये आना नहीं, मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में है उल्टा हो जाए तो फिर यहाँ पर कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारी टेंशन की वजह बस ये बनती है, ध्यान रखना है, जब मेन क्लोज फ्यूचर में हो, सबसे ज्यादा याद रखिए, जब हमारा आखिरी बात फ्यूचर में बन रही है तो उससे पहले वाला एक्शन प्रेजेंट की इमेजिनेशन होगा, और अगर वो प्रेजेंट इमेजिनेशन उससे प्रेजेंट में लिखो। ठीक है, करोगे अब? एरर कैसे आते हैं पवन अभी बताऊंगी, पहले ये तो याद हो जाए तुम्हें, ये याद हो जाए तो बता देना। देखो इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना यार, मेन क्लोज भी पास्ट में, सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में, इसको तो मिटा ही दो। इसमें भी कुछ नहीं याद करना, अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो यहाँ कुछ भी हो तो टेंशन ही नहीं है। टेंशन यहाँ है सिर्फ, बच्चे सिर्फ इसमें गलती करते हैं, अगर मेन क्लोज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज फ्यूचर में नहीं हो सकती, फ्यूचर से पहले होगी, दैट शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है? चलो टेस्ट करिए अपने आप को, करिए ठीक। I will buy a new video game for you if you will win the award. चेक करिए, अभी आपको बताया मेन क्लोज किस में है, मेन क्लोज ये रही मैम, मेन क्लोज किस में लिखी है, विल बाय, फ्यूचर में लिखी है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी इफ अनलेस अनटिल के साथ विल नहीं आता, क्या आएगा, विन। वेरी नाइस, विल को हटा दें, ये एरर आएगा, ऐसे एरर आता है। वी विल गो टू द बीच सिंस द सन विल शाइन टुडे। अगला बताइए, कोई बात नहीं पंकज कुमार जी, नो इशू। मेन क्लोज फिर से फ्यूचर में है, सबऑर्डिनेट क्लोज को फ्यूचर में नहीं लिखना, किस में लिखना है, प्रेजेंट में। विल को हटा दूं यहां से। अगला बताइए, when she is sick her teacher gave the exam। मेन क्लोज पे चाहिए, मेन क्लोज किस में लिखा है, हम गए, ये रहा मेन क्लोज। बेटा मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज पहचानना तो पहले ही सिखा चुकी हूँ, तो मेन क्लोज किस में है, पास्ट में। याद करिए, जब मेन क्लोज पास्ट में होता है तो टेंशन ही नहीं होती, सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट में करो, तो ये इज की जगह पर वॉज होगा। आई अपोलोजाइज टू यू, मेन क्लोज है हमारा, ये मेन क्लोज है और पास्ट में है, तो टेंशन ही नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होगा, और पास्ट में होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाइए, इसको बोलिए सेड सो, गलती नजर आ जाएगी आपको एक सेकंड में। इफ के बाद विल नहीं आता बेटा, कंडीशनल सेंटेंस कभी भी विल नहीं देते, और क्लियरेंस आपको इसकी कंडीशनल सेंटेंस में हो जाएगी, एकदम खोल के बताएंगे कि ऐसा होता भी क्यों है, जैसे हम हर चीज के होने का कारण बताते हैं वहां पर भी आपको होने का कारण बताएंगे, पर उसके लिए मुझे पूरा कंडीशनल समझाना पड़ेगा आपको।
मूड बताने पड़ेंगे इंसान के बोलने के। हो गया जी, आगे कर दो, अगला करो। द मोमेंट व्हेन द बैलून बर्स्ट वाज ग्रेट, मेन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में बनाओ। आफ्टर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड वी विल रेस्ट, मेन क्लोज फ्यूचर में। बैलून बस्ट, वेरी गुड बेटा। बस्ट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बस्ट 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 ही होता है, बस्टेड नहीं होता। पर ये फर्स्ट फॉर्म था, एस लगा था। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, बस्टेड बस्टेड नहीं होता प्रियांश। सुनील मथुरिया, बस्ट की तीनों फॉर्म बस्ट 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 होती है रे। क्या बात, किसी को भी नहीं पता? अगला सेंटेंस करो। जी पूजा केसरवानी जी, इनफ है बेटा। ये बात तो आपको लेने से पहले सोचनी चाहिए, पर किस्मत अच्छी है आपकी कि सब ठीक हो जाएगा। निर्भय ध्यान से देख लो, क्या ठीक है? प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ना? एक्टिव पैसिव तो देख लो कम से कम, या दिमाग ठीक नहीं है? वी विल रेस्ट मेन क्लोज है, मेन क्लोज फ्यूचर में है, तो प्रेजेंट को किस में लिखना चाहिए? सॉरी, सबऑर्डिनेट क्लोज को किस में लिखना चाहिए? प्रेजेंट में। मेघा, टेंस का टाइप जो मेन क्लोज में होगा मैम वही सबऑर्डिनेट क्लोज में होगा। मेघा, मुस्कान आप लेट आ रही हैं या बीच में आपका माइंड कहीं और चला गया था जो आप ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं? बेटा कम से कम मैंने 10 मिनट वो स्लाइड पढ़ाई है जिसमें ये बताया है कि कौन से टेंस की कौन सी सीक्वेंसेस है। भाई ये जो आप कंप्लीट्स वर्ड लिख रहे हैं, कंप्लीट्स मैक्सिमम लोग ठीक लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है ठीक है प्रेजेंट होना चाहिए, पर आप एक चीज नहीं गौर कर पा रहे हैं, ये टेंस कौन सा है? विल, बी, आईएनजी है यहाँ पर? यही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दिख रहा है तुम्हें? क्या है ये? पैसिव वॉइस है, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव। बनाना आपको प्रेजेंट ही है, पर प्रेजेंट का भी पैसिव वॉइस। प्रेजेंट का कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस? V1 को हटा के क्या लगाते हैं? इजएमआर प्लस ईडी, थर्ड फॉर्म। कोई बात नहीं नेहा गुप्ता जी, कोई जरूरी नहीं होता कि लाइव क्लास ही देखी जाए, रिकॉर्डेड क्लास देखें, सीक्वेंस से देखें। अरे भाई जिन्होंने भी कंप्लीट्स लगाया है ठीक लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब उन्हें समझ में तो आ रहा है, पर हो जाती है गलती जल्दी जल्दी में। हमने ये नहीं देखा कि ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा था इसका फॉर्मेशन क्या है। हमने देखा फ्यूचर तो है,
बट बेटा ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है, आईएनजी नहीं है। अगर ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस है। अब तुम जो कंप्लीट्स लिख रहे थे उस कंप्लीट्स का पैसिव वॉइस बना के लिख दो, इज कंप्लीटेड। सब मिल जाएगी सुनील मथुरिया जी, एक बार चेक तो कर लो रिकॉर्डेड क्लास में। कोई बात नहीं, हो जाता है गलती। आगे देखिए, व्हेन द टाइड विल बी हाई द बोट्स विल लीव। मैंने कहा मेन क्लोज फ्यूचर में है, तो इस फॉर्मेशन को हमें प्रेजेंट में करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, लाइव नहीं ले पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अपडेटेड कंटेंट पढ़ना जरूरी होता है, बाकी कोई जरूरत नहीं। लेट कर दो थोड़ा सा, 5 मिनट लगेंगे। मैं एक किसका करा देती हूँ। ये तो बेटा प्रेजेंट में लिखा जाएगा, इज हाई है ना, कर ही दिया आपने। पर इसको और ध्यान रखिएगा, एक दूसरा मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज पास्ट में होगा, क्योंकि कल जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा ये दिखेगा। यहाँ पर भी पास्ट, यहाँ पर भी पास्ट, इसको इज हाई कर लीजिएगा, प्रेजेंट बना दीजिए। वन है, वन के साथ सबॉर्डिनेट क्लोज, इधर मेन क्लोज हमारा पास्ट में है तो इधर इसको भी पास्ट करेंगे, ठीक है। मेन क्लोज हमारा फ्यूचर में है, इसको तो प्रेजेंट कर देंगे, ये तो आपने सीख ही लिया है, इसको प्रेजेंट बना दीजिएगा। पास्ट के एग्जाम्पल देखूं मैं, मेन क्लोज फिर फ्यूचर में है तो कर दीजिएगा। मेन क्लोज देखिए पास्ट में है ना, पास्ट में है तो यहाँ पर कैन नहीं कर सकते, इसको बनाइएगा इफ आई कैन की जगह पर कुड। ध्यान रखिए पूरा फॉर्मेशन अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट और पास्ट, ठीक है। और है क्या, ही सेज दैट ही वेंट फॉर अ वॉक। मैंने कहा ये तो हमारा मेन क्लोज है। मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में है, मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में है तो मैंने क्या समझाया था कि कुछ भी हो सकता है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तीसरा फॉर्मेशन, आई शेल अकम्पनी इन केस यू विल गेट इनटू, फ्यूचर है तो मेन क्लोज हमारा फ्यूचर में है तो इसे प्रेजेंट में लिखिए। तो तीनों बातें थोड़ा जल्दी करते हैं। ध्यान रखिए कि अगर मेन क्लोज फ्यूचर में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट में बनाइएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पास्ट और पास्ट का फॉर्मेशन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्रेजेंट अगर आ जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट पास्ट प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ किसमें दिक्कत है, मेन क्लोज जब फ्यूचर में हो। जब मेन क्लोज फ्यूचर में होता है तो सबॉर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में होता है। कल की क्लास में बिना पढ़े पूरा टेंस चैप्टर मत आइएगा, मैं पूरे टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। प्रैक्टिस के दौरान मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बता रही हूँ रूल, आप मुझे आंसर दे रहे हैं, बाई चांस कुछ गलत हो रहा है तो मैं बता रही हूँ। प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं, प्रैक्टिस का मतलब है कि क्वेश्चन आपके पास आए, आप उसके साथ डील करें, कोशिश करें कि आपसे ठीक हो, अगर नहीं हो तो उसके लिए मैं हूं, ठीक है। यही मतलब होता है। और मैं आशा रखूंगी कि आप इसके मतलब को ना बिगाड़े और पता लगे बस क्वेश्चन आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन आ रहे हैं मैं बता रही हूँ। इट डजंट मेक एनी सेंस ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, कल मिलते हैं।